नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे महासागरीय संसाधन। महासागरीय संसाधन शुरू से ही मानव के लिए एक अमूल्य संसाधनों का स्रोत रहे हैं और हमें पता है कि प्रकृति ने हमारी पृथ्वी पर मुख्यतः 3 मंडलों की रचना करी है, जिनमें नंबर 1 स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल का इसने निर्माण किया और तीनों से ही मिलकर पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और मनुष्य को जितनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी, उसने वह सभी चीज़ें इन्हीं मंडलों से प्राप्त करी हैं। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो करता है उसे संसाधनों की संख्या की जाती है। जैसे कि आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि संसाधनों का अर्थ है कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार उन चीज़ों का उपभोग करे। अगर वो उन चीज़ों का उपभोग नहीं कर पा रहा है या उसकी एसेसिबिलिटी वहाँ तक नहीं है, तो वो संसाधन नहीं होंगे। और जिम्मरमैन ने भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कहा था कि संसाधनों का अर्थ होता है किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना। यह उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। जैसे कि हमने पिछले अध्यायों में आपको बताया, पृथ्वी के 71% भाग पर क्या पाया गया? जल विद्यमान है और केवल 29% भाग पर ही स्थल है। अच्छा, इसमें भी जल की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इस दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को हमेशा दक्षिणी गोलार्ध को हमेशा जल गोलार्ध के नाम से ही कहते हैं। इन जलीय गोलार्धों में, या हम कह सकते हैं महासागरों में, वस्तुओं के बहुत अपार भंडार हैं जिनका कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग करता रहता है। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन महासागरों का प्रभाव हमारी जलवायु पर भी पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस समय जनवरी के महीने में जो क्षेत्र महासागरों से दूर है, वहाँ पर तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है, परंतु वह क्षेत्र जो कि समुद्र के किनारे, वहाँ पर तापमान सम रहता है। तो तापमान अर्थात जलवायु को भी महासागर पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं और जिनका कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव मनुष्य के जीवन यापन पर भी पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खनिज संसाधनों की, कि भाई कौन कौन से संसाधन हैं जो कि महासागरों के द्वारा हमें मिलते हैं। तो हमने आपको जब महासागरीय नितल के उच्चावच पढ़ाए थे और महासागरीय निक्षेप पढ़ाए थे, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया था। और अभी जो एक स्टडी आई है, उस स्टडी के अनुसार करीबन 1 घन किलोमीटर समुद्री जल में आप एक जगह से 1 घन किलोमीटर समुद्री जल लो, तो आपको उसमें से क्या क्या मिलेगा साहब? 25 टन सोना मिलेगा, 45 टन चांदी मिलेगी, 10 से लेकर 30 टन तक तांबा, मैग्नीज, जिंक व सीसा तथा 7 टन यूरेनियम, 40 लाख टन पोटेशियम और सल्फेट और 180 लाख टन मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है। आगे आप और थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा, 1200 लाख टन सोडियम क्लोराइड मिलता है तथा अनेक खनिज और रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। महासागरों में कुल 125 करोड़ घन किलोमीटर जल राशि है। तो 125 करोड़ घन किलोमीटर जल राशि है, जिसमें समुद्र का जो संसाधन है, खनिज संपदा है, उनका हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमारा जो मिलता है वो खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। समुद्र के अंदर से पहला पॉइंट क्या मिल रहा है हमें? खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस। हमें एट ए ग्लांस अगर हम देखते हैं तो समुद्र से प्राप्त होने वाले खनिजों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। अच्छा, समुद्र के अंदर खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस मुख्यतः महाद्वीपीय मग्न तट पर ही पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नित्तल पर आंतरिक भागों में नहीं पाए जा रहे, बल्कि महाद्वीपीय मग्न तट, जो महाद्वीपों के भाग कहाँ डूबे हुए हैं? समुद्र तट पर डूबे हुए हैं, वहाँ पर ही हमें खनिज तेल मिले हैं। परंतु कुछ रिसर्च ऐसी आई हैं जिनमें कि अधिक गहरे सागरों में भी तेल के कुएँ खोदे गए हैं। विश्व का पहला अपतटीय कुआं ऑफशोर वेल सन 1896 में कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका के तट पर खोदा गया। बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये एक जीके का क्वेश्चन भी है कि 1896 में कैलिफोर्निया यूएसए में पहली बार एक तट के तेल का कुआं खोदा गया, ऑफशोर वेल, है ना, अपतटीय।
और इसी समय 1980 में विश्व के कुल तेल उत्पादन का 20% भाग समुद्र से प्राप्त होता है। पहला कुआं यूएसए में, कैलिफोर्निया में, और 1980 तक विश्व में कुल उत्पादन का 20% भाग किसके द्वारा प्राप्त होता है? समुद्र के द्वारा प्राप्त होता है। इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में थोड़ा सा ध्यान से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय विश्व का करीबन 1/3 से अधिक समुद्र से ही हमें तेल प्राप्त होता है। परंतु हम अगर इसके खपत की बात करें या इसके खपत की बात करते हैं तो अधिकांश तेल भंडार शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे और हमें तेल तथा प्राकृतिक गैस की पूर्ति के लिए समुद्र पर ही आश्रित होना पड़ेगा। आज विश्व के 80 से भी अधिक देश समुद्र से तेल एवं प्राकृतिक गैस निकाल रहे हैं और मुख्य उत्पादक है इनमें मध्य पूर्वी देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, नीदरलैंड। भारत की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम भारत की बात जरूर करेंगे, भारत में भी तट से लगभग 150 किलोमीटर दूर बॉम्बे हाई पर 2000 मीटर की गहराई पर खनिज तेल निकाला जाता है। समुद्र से तेल निकालने का कार्य पेचीदा और खर्चीला है, अतः यह कार्य उन्हीं देशों में किया जाता है जहाँ पर तेल की अत्यधिक मांग हो और वहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक विकास हो गया हो। अब हम अन्य खनिजों की बात करते हैं। ये तो बात करी थी हमने पेट्रोलियम की, और इस मानचित्र के द्वारा आप समुद्र से तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बाखूबी देख सकते हैं। अन्य खनिजों की अगर हम बात करते हैं तो इन खनिजों का असमान वितरण हमें पाया जाता है और इनका तीव्र ह्रास एवं तथा समुद्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तनाव के कारण प्रत्येक देश अपने महासागरीय संसाधनों का प्रयोग करना चाहता है और उनका संरक्षण करना चाहता है, पर कुछ इंटरनेशनल लॉज की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। अब हम बात करते हैं इसमें कि इस प्राकृतिक तेल और अतिरिक्त समुद्र से प्राप्त की जाने सबसे महत्वपूर्ण खनिज हैं, वो है रेत तथा बजरी। ये खनिज नहीं है, परंतु ये एक बिल्डिंग मटेरियल है जो कि मनुष्य के बहुत अधिक काम आती है। यह समुद्री तरंगों द्वारा तट के अपरदन के पश्चात ऑफशोर तट तथा महाद्वीपीय मग्न तट पर बिछाए जाते हैं। इनका प्रयोग तटीय भाग में भवन निर्माण के लिए किया जाता है तथा इसके साथ साथ बड़ी मात्रा से सीप व घोंघे भी मिलते हैं। इनमें कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होता है और आइसलैंड तट के निकट सीप व घोंघे निकालने का अभियान चलाया गया है, जो विश्व में सबसे बड़ा है। इसका प्रयोग सीमेंट निर्माण उद्योग के लिए भी किया जाता है। वेहमा के तट पर भी बड़ी मात्रा में सीप व घोंघे निकाले जाते हैं और उनका भार के अनुपात में मूल्य भी कम होता है। इससे खनन में अधिक व्यय को सहन नहीं कर पाते। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बजरी और साथ ही साथ रेत भी एक मुख्य हमारे लिए संसाधन है जो कि हमें समुद्र से मिलते हैं। अधिकतर जिंक, तांबा तथा चांदी पंखों से मिलती है। पंख मीन्स मड्स जो होते हैं उनसे भी ये मिलते हैं और इन्हें निकालने के लिए सूडान तथा सऊदी अरब ने संयुक्त रूप से जॉइंट रूप से इन्होंने क्या किया है कि लाल सागर कमीशन, जॉइंट रेड सी कमीशन की स्थापना की और इस क्षेत्र में व्यापारिक स्तर पर खनन कार्य शुरू हो चुका है। ये कुछ टेक्निकल बातें थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो खनिज होता है वो होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट खनिज असंगठित तलछटी निक्षेप को फॉस्फोफाइट कहते हैं। फास्फोरस का प्रयोग सबसे ज़्यादा फॉस्फेट उर्वरक तथा फास्फोरस पर आधारित रसायन उद्योगों के लिए किया जाता है। 1981 में विश्व में करीबन 13.8 करोड़ टन फास्फोरस शैल का उत्पादन हुआ, जिसका अधिकांश भाग महासागरों से प्राप्त हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मोरक्को इसके उत्पादन तथा व्यापार में अग्रणीय हैं। इसके अलावा महासागरीय फास्फोसाइट सामान्यतः ग्रंथिकाओं नोड्यूल्स के रूप में मिलता है। इसका आकार बजरी से लेकर कई टन वाले बाहरी गोलाश्म तक हो सकता है। इसके अलावा मैग्नीज भी मिलता है और सबसे बड़ा है नमक।
नमक समुद्र से प्राप्त होने वाला एक बहुमूल्य पदार्थ है। यह भूमध्य सागर तथा पूर्वी एशिया के पिछले 4,000 वर्षों से प्राप्त किया जा रहा है। समुद्र के जल में नमक घुला होता है। नमकीन समुद्री जल को सागर तट के किनारे उथले खड्डों में भरकर सूर्य की धूप में सुखाया जाता है और जल वाष्पीकृत हो जाता है, नीचे नमक रह जाता है। तो ये कुछ मुख्य संसाधन थे।